And students, watch this video till the end so you will get all concepts related to depository system clear. See the first one, dematerialization. डीमटेरियलाइजेशन, हम हर बार वर्ड यूज करते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो डीमैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीमटेरियलाइजेशन. तो इट इज ये क्या है? तो इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ क्लाइंट कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड. यानी क्लाइंट के पास, इन्वेस्टर के पास जो उसके फिजिकल सर्टिफिकेट है, शेयर परचेस किया है, सिक्योरिटीज परचेस की है, तो जो फिजिकल होल्ड कर रहा है वो, तो उसे कन्वर्ट करना है इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. दैट प्रोसेस इज नोन एज डीमटेरियलाइजेशन, वेयर द क्लाइंट हैज टू, सेकेंड पैराग्राफ देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, द क्लाइंट हैज टू सरेंडर द सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद द डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. क्लाइंट को क्या करना होगा? सभी सर्टिफिकेट सरेंडर करने हैं और उसके साथ साथ कौन सा फॉर्म देना है? डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. वो फॉर्म वो किसको देगा? डीपी को देगा. एंड देन डीपी फॉरवर्ड्स दिस फॉर्म टू द डिपॉजिटरी, हु इन टर्न फॉरवर्ड इट टू द issuer. And after confirmation from the issuer company, the depository will credit the securities in the demat account with DP. यानी हम इन्वेस्टर है, सपोज हम क्लाइंट है, तो हमारा किसके पास अकाउंट होगा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास. तो हमें हमारे शेयर कन्वर्ट करने इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो हम फॉर्म भरेंगे, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. बाद में डीपी क्या करेगा? वो फॉर्म किसे सबमिट करेगा? विद द सर्टिफिकेट्स, तो डिपॉजिटरी को. डिपॉजिटरी सबमिट करेगा इश्यूअर को, और बाद में सब प्रोसेस होने के बाद डिपॉजिटरी क्रेडिट करेगा ऑल सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन अवर डीमैट अकाउंट विच इज विथ डीपी. समझ में आया? यानी ये क्या है? फॉर डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टर विल हैव टू फर्स्ट ओपन एन अकाउंट. सबसे पहले तो अकाउंट ओपन करना होगा with a DP, with a depository participant, and then submit request for dematerialization of the securities in a specified form. यानी कौन सा फॉर्म? तो डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म along with relevant certificates. Then the demat request along with the certificate is forwarded by DP to the company or its registrar, who after due verification will confirm the dematerialization, and the investor's account with the depository participant will get credited to the extent of shares applied for demat. However, in the records of the company or its registrar, the depository's account will get credited. क्योंकि वो कौन है? डिपॉजिटरी अपना कस्टडियन है, एज इट इज होल्डिंग द सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर. तो कंपनी के पास एक्चुअल में क्या होता है? डिपॉजिटरी का अकाउंट क्रेडिट होता है, and the name of the investor is shown in records as beneficial owner of the shares. And this entire process of dematerialization has to be completed within a period of 21 days from the date of receipt of the demat request by depository participant. तो ये हो गया डीमटेरियलाइजेशन, जहाँ पे फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्ट होना है इलेक्ट्रॉनिक मोड में. उसके बाद सेकंड है, हम क्या देख रहे हैं? अलग अलग कंसेप्ट्स, टर्म्स देख रहे हैं जो डिपॉजिटरी सिस्टम से रिलेटेड है. तो सेकंड कंसेप्ट क्या है? रीमटेरियलाइजेशन. ऊपर जो है उसका उल्टा, रीमटेरियलाइजेशन यानी रीमेट. रीमेट इज द प्रोसेस वेयर बाय अ क्लाइंट कैन गेट हिज इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स ऑफ सिक्योरिटीज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट्स. इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग जो है उसको कन्वर्ट करना है फिजिकल सर्टिफिकेट में. तो वो कौन से प्रोसेस से होता है? रीमटेरियलाइजेशन से. यहाँ पे भी क्लाइंट को क्या करना है? फॉर्म देना है. द क्लाइंट हैज टू गिव रिटर्न रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ RRF, दैट इज रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म. ऊपर जो था डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस में, वो कौन सा फॉर्म था? डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, DRF. और रीमटेरियलाइजेशन में कौन सा फॉर्म है? RRF, दैट इज रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म. किसे देना है? तो ये फॉर्म भर के टू द DP, क्योंकि हमने देखा था डायरेक्ट इश्यूअर के साथ या डिपॉजिटरी के साथ क्लाइंट का एक्सेस होता है क्या? नहीं. तो वो किसको अप्रोच करता है? DP को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को. बाद में क्या होगा? DP फॉरवर्ड्स द
this form, remit request form, to the issuer and the depository. Then what happened? The depository, after verifying that the investor has necessary security balance, will intimate the company or its registrar, and accordingly who in turn will take print of the relevant certificates and dispatch the same to the investor. Clear? And this entire process of rematerialization has to be completed within a period of 30 days from the date of receipt of remit request. Means issuer prints the certificates and sends them to the client and simultaneously confirms the acceptance of remit request to the depository. And here depository via the DP debits account of the client with those securities. सी ऊपर का जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था डीमटेरियलाइजेशन, उसमें क्या होता है, फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो रहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में, यानी आपके डीमैट अकाउंट में आप वो सिक्योरिटी जमा कर रहे हो, तो वहां पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करता है, अकाउंट को क्रेडिट करता है. और रीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस में क्या है, जो अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में सिक्योरिटी है, उसे कन्वर्ट कर रहा है फिजिकल मोड में, फिजिकल होल्डिंग में. तो यहाँ पे डीपी क्या करता है, अकाउंट क्या करता है, क्लाइंट का डेबिट करता है. समझ में आ रहा है? नाउ सी थर्ड कंसेप्ट, फंगिबिलिटी. नाउ व्हाट इज मीन बाय फंजिबिलिटी? सी फंजिबिलिटी यानी क्या, आइडेंटिकल, सेम रहना. इन फाइनेंशियल टर्म फंजिबिलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल. इंटरचेंजेबल यानी क्या, आइडेंटिकल है. तो क्या आइडेंटिकल है, तो वो देखते हैं हम. से सम फाइनेंशियल असेट्स आर फंजिबल व्हाइल सम आर नॉट फंजिबल. तो हम एग्जाम्पल देखते तो आपको समझ में आएगा. सी ए में क्या दिया हुआ है, लैंड इज नॉट फंजिबल. लैंड इज नॉट फंजिबल. ओके, नॉट फंजिबल यानी क्या, every unit of land has its unique quality which adds to or reduces its value. यानी कोई भी दो हम लैंड के प्लॉट्स देखते हैं तो वो हम सेम है क्या बोलेंगे, क्या नहीं, तो क्वालिटी अलग अलग रहेगी लैंड की, तो उसकी वैल्यू कहाँ पे किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम. इट एड इन वैल्यू और रिड्यूसेस इन वैल्यू. सो लैंड हम बोल सकते हैं नॉट फंजिबल. उसके अपोजिट बी देखो, करेंसी नोट. करेंसी नोट इज फंजिबल. यानी जो भी हम दो नोट ले रहे हैं, सपोज मेरे पास एक 100 रुपीज की नोट है और आपके पास है, आपके घर पे है 100 रुपीज की नोट, तो मेरे पास है और आपके पास है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग रहेगी क्या, तो नहीं, दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी. 100 रुपीज में अगर मुझे कुछ परचेस करना है तो मैं वो 100 रुपीज की नोट शॉपकीपर को दूंगी तो मुझे भी 100 रुपीज का ही चीज मिलेगा. और आपके पास जो है 100 रुपीज की नोट, उसमें क्या आपको 200 का या 50 का मिलने वाला है क्या, नहीं, तो आपको भी 100 रुपीज का ही मिलेगा उसमें से. सो दो करेंसी नोट, कोई भी टू करेंसी नोट्स है, देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन टू करेंसी नोट्स ऑफ द सेम वैल्यू. बस उसी तरह से जैसे करेंसी नोट का हमने देखा, इन द सेम वे सिमिलरली securities issued by the same company of the same class have same value no matter who owns them. For example, suppose मैंने शेयर्स परचेज किए हैं रिलायंस कंपनी के, और वही रिलायंस कंपनी के शेयर्स, हम बात करते हैं स्पेसिफिक शेयर की, इक्विटी शेयर मैंने परचेज किए, और सपोज अमिताभ बच्चन ने भी इक्विटी शेयर परचेज किया हुआ है, तो सेम क्लास है और सेम वैल्यू के. मैंने 1000 रुपीज के परचेज किए, अमिताभ बच्चन ने भी 1000 रुपीज के परचेज किए. तो ऐसा है क्या कि मैंने परचेज किया तो उसकी वैल्यू मेरे लिए कम है और अमिताभ बच्चन जी के लिए ज्यादा है, नहीं. तो सिक्योरिटीज जो भी कंपनी इश्यूड करता है, सेम कंपनी और सेम क्लास का है विद द सेम वैल्यू, तो वहां पे कोई भी परचेज करो सबके लिए उसकी वैल्यू सेम रहेगी, नो मैटर हु ओन्स देम. So the securities held in demat or electronic form are fungible, means they are identical. They are क्या दिया हुआ है आपको, they are interchangeable. Interchangeable means
सिमिलर, आइडेंटिकल, ओके, सब्स्टिट्यूटेबल मीन्स बदली कर सकते एक से दूसरा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही है उसकी वैल्यू, एंड कैनॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे में कुछ डिफरेंस समझ में आएगा कि उसमें, नहीं, वैल्यू तो सेम रहेगी उसकी. सो सिक्योरिटीज बियर नो नोटेबल फीचर्स लाइक डिस्टिंक्टिव नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और फोलियो नंबर. समझ में आ रहा है आपको? फंजिबल का मीनिंग क्या है? तो इंटरचेंजेबल मीन्स आइडेंटिकल, सब्स्टिट्यूटेबल बदली कर सकते हैं, एंड कैनॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर. ये 3 वर्ड याद रखो. दे आर, सिक्योरिटीज आर इंटरचेंजेबल, सब्स्टिट्यूटेबल एंड कैनॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर. अभी लास्ट लाइन आपको क्या दिया हुआ है देखो. सी हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? हम देख रहे हैं अलग अलग कंसेप्ट, टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम. डिपॉजिटरी सिस्टम यानी जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वे में आप सिक्योरिटी शेयर हेल्ड कर रहे हो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो उसे क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी सिस्टम. तो डिपॉजिटरी सिस्टम से रिलेटेड हम कंसेप्ट देख रहे हैं. अभी यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ है आपको? सिक्योरिटीज बियर नो नोटेबल फीचर्स लाइक डिस्टिंक्टिव नंबर. अभी डिस्टिंक्टिव नंबर यानी क्या रहता है? इन फिजिकल सर्टिफिकेट, जो भी हम फिजिकल सर्टिफिकेट देखते हैं, द यूनिक डिस्टिंक्टिव नंबर आर यूज्ड to identify the number and serial order of shares with the folio number of the holder. But dematerialized share do not have any distinctive number. Physical certificate है तो वहां पे unique distinctive number रहता है to identify number and serial order of shares. But जो भी dematerialized shares है, they do not have any distinctive number. These shares are fungible, which means that all the holdings of a particular securities will be identical and interchangeable. That is why an ISIN, हम जो next point देखने वाले, International Securities Identification Number, is all about. You don't differentiate between shares held by Mr. A and the shares held by Mr. B because they are all just a part of a large pool of shares रिप्रेजेंटिंग द कैपिटल ऑफ द कंपनी. जो भी पूरा कंपनी का कैपिटल है उसमें से कुछ भी एक हिस्सा है, तो ए के शेयर, बी के शेयर में उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे. एंड द डीपी आर द डीपी मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अकाउंट होल्डिंग स्टेटमेंट ओनली शोज द प्रपोर्शनेट ओनरशिप दैट यू एंजॉय इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. जो भी कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल है, तो डीपी जो अकाउंट का स्टेटमेंट देता है उसमें सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि उसमें आपका ओनरशिप कितना है. तो डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है क्या? डीमटेरियलाइज शेयर में नहीं रहता है, क्योंकि शेयर्स क्या है वहां पे, सिक्योरिटीज क्या है? फंजिबल है. मीन्स सभी सिक्योरिटीज आइडेंटिकल है, इंटरचेंजेबल है. जैसे फिजिकल सर्टिफिकेट रहते हैं वहां पे क्या रहता है? डिस्टिंक्टिव नंबर्स आर फॉर ईच शेयर. See, if a company have paid up capital of rupees 1 lakh, 1 lakh का for example कंपनी का paid up capital है, divided into 10,000 shares of rupees 10 each. 1 lakh शेयर कैपिटल है, 10,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपीज का है तो हो गया 1 lakh. Then that company's distinctive number will start from 1 to 10,000, both inclusive. And if face value is rupees 100, then distinctive number will be from 1 to 1,000. बोथ इंक्लूसिव. अगर 100 रुपीज का एक शेयर है तो 1000 है वहां पे, तो 1 to 1000 डिस्टिंक्टिव नंबर है, एंड सो ऑन. तो वो क्या हो गया? डिस्टिंक्टिव नंबर. पर डीमटेरियलाइज हम जो देख रहे हैं डिपॉजिटरी सिस्टम, वहां पे डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं रहते सिक्योरिटीज को. ओके, बिकॉज सिक्योरिटीज आर फंजिबल. समझ में आ रहा है? Hope this concept is getting clear. Now see the next point, point number 4. So fourth point, ISIN यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर. यानी जो डिपॉजिटरी सिस्टम में शेयर्स को डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं रहता है, सिक्योरिटीज को डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं रहता है, तो कौन सा नंबर रहता है?
International Securities Identification Number, ISIN. It is an identification number given to a security of an issuer company at the time of admitting such security in the depository system. जब डिपॉजिटरी सिस्टम में कोई भी इश्यूअर कंपनी के शेयर्स एडमिट होते हैं तो उनको कौन सा नंबर दिया जाता है? ISIN नंबर. यहाँ पे 1 by 1 पॉइंट देखो. फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है? इट इज अ कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज इशू. ये कोड है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक सिक्योरिटी को. अभी ये कौन देता है? तो सेकेंड पॉइंट देखो, ISINs इज इन एनी कंट्री आर अलॉटेड बाय दैट कंट्रीज NNA, that is नेशनल नंबरिंग एजेंसी. ओके, तो ये कौन देता है ISIN नंबर? ये अलॉट करता है वो कंट्री की जो भी नेशनल नंबरिंग एजेंसी है. अभी अपने कंट्री की कौन सी है नेशनल नंबरिंग एजेंसी, वो हम आगे देखेंगे. तो जो भी कंट्री की नेशनल नंबरिंग एजेंसी है वो अलॉट करता है ISIN. Now ISIN is a standard numbering system which is accepted globally. यानी पूरे वर्ल्ड में ISIN ये स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम है जो ग्लोबली एक्सेप्ट की गई है. एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन करंटली डिफाइन ISIN एज स्ट्रक्चर. कौन डिफाइन करता है इसका स्ट्रक्चर? तो ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. Now in India, see fifth point, in India issuing this international securities identification number to securities is assigned by SEBI to NSDL for this demat shares, and SEBI works as NNA in India. In India who works as a NNA? SEBI. इंडिया में नेशनल नंबरिंग एजेंसी का काम कौन कर रहा है? तो सेबी कर रहा है. रिमेंबर, ध्यान में रखो, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है. तो हु वर्क्स एज ए NNA इन इंडिया? सेबी. क्लियर? फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलॉटमेंट ऑफ INIS फॉर ISIN इज डन बाय द RBI. जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन देता है? तो RBI देता है. एंड अभी ISIN नंबर कैसा रहता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ अ 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड. अल्फा न्यूमेरिक कोड जैसे CIN नंबर रहता है बस उसी तरह से अल्फा न्यूमेरिक उसमें नंबर भी है और अल्फाबेट्स है, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. आपको टेक्स्ट बुक में इसके नीचे दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में ISIN कैसा रहता है. कंपनी हैज टू अप्लाई फॉर ISIN फॉर इट्स सिक्योरिटीज विथ डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रोस्पेक्टस. अगर कंपनी को अपने सिक्योरिटी के लिए ISIN नंबर चाहिए जो डीमटेरियलाइज शेयर्स के लिए चाहिए ही रहता है, तो वो कंपनी को उसके लिए क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन देना पड़ता है. तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो देने रहते हैं, लाइक प्रोस्पेक्टस देना रहता है. तो याद रखो ISIN कंसिस्ट ऑफ 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड. अभी यहाँ पे क्या मैंने बताया पॉइंट नंबर 5 में, इन इंडिया इशूइंग ISIN टू सिक्योरिटीज इज असाइंड बाय सेबी. और ये ISIN ये क्या है? स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम है विच इज एक्सेप्टेड ग्लोबली. तो अपने कंट्री में जैसे सेबी है तो और कंट्री में कौन सा है? तो हम देखते हैं वो भी. तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ NNA दैट इज नेशनल नंबरिंग एजेंसी बाय कंट्री. एक फर्स्ट कॉलम है कंट्री, सेकंड कॉलम है NNA. ये जस्ट आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. जैसे देखो अल्जेरिया का है अल्जेरिया क्लियरिंग, अर्जेंटीना का है, बांग्लादेश का है सेंट्रल डिपॉजिटरी बांग्लादेश लिमिटेड. ऐसे हर एक कंट्री का क्या रहता है? NNA रहता है. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो साउथ अफ्रीका का है, थाईलैंड का है, ये देखो पाकिस्तान का है, पोर्तुगाल. हर एक कंट्री का क्या रहता है? NNA दैट इज नेशनल नंबरिंग एजेंसी. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो
आइसलैंड का, सेकंड देखो इंडिया का दिख रहा है आपको, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, सी दिस वन। सेकंड वन यहाँ पे बहुत से कंट्री का दिया हुआ है, जैसे नीचे से सेकंड देखो जापान का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ऊपर से सेकंड देखो इंडिया का क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के एनएनए कौन है, नेशनल नंबरिंग एजेंसी कौन है, तो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको जो टेक्स्ट बुक में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, यानी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। ISIN डिजिट इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कितने डिजिट का रहता है, 12 कैरेक्टर अलॉन्ग विथ अल्फा न्यूमेरिक कोड, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। इसको 3 कॉम्पोनेंट रहते हैं, प्रीफिक्स, बेसिक नंबर एंड चेक लिस्ट। अभी उसमें कैसे रहता है तो वो हम देखते हैं कैसे रहता है वो नंबर। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है INE0002A01018, तो ये जो पहला है IN, तो ये फर्स्ट 2 कैरेक्टर जो रहते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक एग्जाम्पल दिया है, ISIN का 1 डी कोडिंग दिया है, पहले 2 नंबर रहते हैं, फर्स्ट 2 कैरेक्टर इज द कंट्री कोड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे IN इज द कंट्री कोड दैट इज इंडिया। बाद में सेकंड है दिया हुआ है E इंडिकेट्स दैट इश्यूअर इज अ कंपनी। देन द थर्ड, यानी ये जो E जो यहाँ पे है ये क्या रहता है, इट इज एन इश्यूअर टाइप, यहाँ पे E दिया हुआ है, अगर A दिया रहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, B दिया होगा तो स्टेट गवर्नमेंट है, D दिया होगा तो यूनियन टेरिटरी है, F दिया होगा तो म्यूचुअल फंड है, C होगा तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, E होगा तो कंपनी, इट मे बी स्टेट्यूटरी कंपनी और कॉरपोरेशन। उसके बाद जो रहता है IN हो गया, E हो गया, उसके बाद फोर्थ से 7th कैरेक्टर, दैट इज 4th से 7th कैरेक्टर, यानी यहाँ पे क्या है 002A, ये क्या रहता है, इट रिप्रेजेंट कंपनी आइडेंटिटी ऑफ विच 3rd कैरेक्टर आर न्यूमेरिक, 3 कैरेक्टर्स आर न्यूमेरिक एंड 4th वन इज अल्फा। उसके बाद 8th to 9th कैरेक्टर रिप्रेजेंट सिक्योरिटी टाइप ऑफ अ गिवन इश्यू एंड आर न्यूमेरिक, सम कोड्स आर गिवन बिलो, लाइक सपोज 1 होगा तो इक्विटी शेयर है, 2 होगा तो पोस्ट सेविंग स्कीम है, 3 होगा तो प्रेफरेंस शेयर है, 12 होगा तो डिबेंचर है, 14 होगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अभी यहाँ पे क्या है 01 दिया हुआ है, यानी ये क्या है, इक्विटी शेयर्स है। उसके बाद 10th and 11th कैरेक्टर आर सीरियली इश्यूड फॉर ईच सिक्योरिटी ऑफ द इश्यूअर एंटरिंग सिस्टम, ओके, जो यहाँ पे 01 दिया है। बाद में जो लास्ट है, लास्ट डिजिट इज ए डबल चेक लिस्ट, तो जो 8 है वो चेक लिस्ट डिजिट का नंबर है। तो ये क्या हो गया, ये एक एग्जाम्पल दिया है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन ISIN नंबर कैसा रहता है। तो आपको वो जो हमने 8 पॉइंट दिए हैं, तो आपको ये 8 पॉइंट ही याद रखना है कि ये क्या रहता है, कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी इश्यू, इट इज अ 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने क्या देखा इस वीडियो में, all the concepts or terms related to depository system, that is dematerialization, rematerialization, fungibility and international securities identification